नमस्ते। ये ऋषिकेश राइटिंग्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम आज हैं बायोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ। और सुनील कुमार जी बायोलॉजिस्ट होने के नाते एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और ये इनकी जो जन्मभूमि है चंडीगढ़ है, लुधियाना पंजाब से। और आज हम जानेंगे कि इनका ये उत्तराखंड में काफ़ी साल इन्होंने भाषा सीखी, शैली सीखी, पहाड़ को जाना और हमारे पहाड़ों को, नदियों को जाना। और इनका जो प्रेम है उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड पहले यूपी में था, फिर यूपी के बाद इसका नाम उत्तरांचल हुआ, उत्तरांचल के बाद फिर इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में। जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रहा है और खनन काफ़ी हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो रहा है, तो वो क्या सोचते हैं इस विषय में। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आनंद भाई, आपने मुझे आपके एक बहुत कहते हैं आदरणीय पेज है आपका ऋषिकेश राइटिंग, उस पर बोलने का मौका दिया। और बड़े टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि बैठेंगे, बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट स्टफ एंड ऑल, बट नेवर हैपेंड। सो कुदरती हुआ है कि कुदरत भी कहरवान है और मेरा ऋषिकेश आना हुआ है और आपसे मुलाकात हो गई है। तो ये बहुत मतलब एक अच्छा कोइंसिडेंस है। बाकी आपने बताया, मेरी जन्मभूमि पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ और तकरीबन मेरी कर्म भूमि पूरा हिंदुस्तान रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंडिया में घूम के जो मोस्टली ट्राइबल एरियाज़ में अब तक काम किया है। आपने सही बताया मेरे काम के बारे में। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, और मेरा जो मेन काम है वो लार्ज कैट्स पे है। टाइगर इंट्रोडक्शन हो गया, चाहे लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे गुलदार के जो अटैक्स होते हैं उसकी जो समस्या है उत्तराखंड में, लोकल्स को इनके बारे में पता होगा। जो नॉन उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे गुलदार के या बाकी वन्य जीवों के हमलों के द्वारा बहुत से लोग जो मारे जाते हैं हर साल। तो मेरा काम उनकी रोकथाम करने के ऊपर है। और मैं वन्य विभाग उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ 2 साल पहले तक मैं उनके साथ कार्यरत था। उससे पहले भारतीय वन्य जीव संस्थान जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून है, वहाँ पे मैंने काम किया है। पढ़ाई मेरी उत्तराखंड में ही है। 2010 में मैं यहाँ आ गया था एमएससी करने के लिए, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में है। पंजाब के जो लोग श्रीनगर या हेमकुंड साहिब जाते हैं उनको उस शहर के बारे में काफ़ी हद तक पता है। और ये श्रीनगर बहुत लोग सोचते हैं जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है, बट ये उत्तराखंड में भी दोस्तों एक श्रीनगर है जो ऋषिकेश से करीबन 95-100 किलोमीटर के आसपास अब दूरी है। पहले 105 था, अब 103 रह गया है। ऑल वेदर रोड क्या? हाँ, ऑल वेदर रोड, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमने देखेंगे 7 किलोमीटर कम करके हमने क्या क्या गंवाया है और 7 किलोमीटर में हम कितनी दूरी तय कर सकते थे। और ठीक है, तो बाकी रही बात उत्तराखंड के बारे में, आपका जो सवाल था कि मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरी पहली कर्म भूमि उत्तराखंड बनी। 2010 में मैं कह लीजिए कि संयोगवश यहाँ पे आया और यहाँ आने के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसी जगह पे काम करना था। मेरा और इस जगह का कोई शायद पुराना रिश्ता है जिस वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और पढ़ाई करने के बाद मुझे यहाँ पे गुलदार द्वारा होने वाले हमले और उनसे मरने वाले लोगों के, बच्चों के, औरतों के बारे में पता चला। तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैं ज़रूर यहीं पे काम करूं और यहाँ के लोगों के लिए काम करूं, यहाँ के वन्य जीवों के लिए काम करूं। और 2010 से लेके अब तक मैं यहाँ कार्यरत हूँ। तो आपसे मेरी मुलाकात आई थिंक तब से ही होती आ रही है। जी प्लीज़। आप अभी हम 2023 में चल रहे हैं और उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और 2006 में इसको नया नाम भी मिला था। तो अभी तक आप क्या देखते हैं कि आप पंजाब से आए यहाँ पढ़ाई करी आपने और इस समाज को समझा और किस तरीके से आप इसको देखते हैं। अभी हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ अप्लाई किए, जैसे कि अभी रेल एक प्रोजेक्ट है और
ऑल वेदर रोड एक प्रोजेक्ट है और कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहाड़ में लगाए गए हैं। तो क्या ये उत्तराखंड के लिए सही है एज अ एनवायरमेंटलिस्ट? एज अ सोच आप क्या रहेगा, और वो इतना ज़्यादा रहेगा कि आदमी का शिकार, आदमी के मवेशियों का शिकार करना जारी रखेगा, और इससे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, उसके साथ वो कम नहीं होगी। एनिमल हथियार नहीं डालेगा, आप उसको नहीं कह सकते कि मेरे घर से बाहर जाओ। हम जब उसके घर में घुसेंगे तो वो अपनी एक प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग वो अटैक करेगा। और ये जिम कॉर्बेट के टाइम से चला आ रहा है। हर साल कुछ 20-25 केसेस होते हैं और उन केसेस में वन विभाग बस मूक दर्शक बन के देखता है, या फिर उनके पास कुछ सल्यूशन नहीं होता तो वो किसी अच्छे नामी गिरामी शिकारी को बुलाएगा और वो शिकारी गुलदार को मारता है। और ये नहीं है कि अब शिकारी अपने खर्चे पे वो सारा काम करता है, अपनी बंदूक लाएगा, अपनी जान का रिस्क डालेगा, बदले में उसको कुछ ऐसे 2-4 हज़ार मिलते हैं जो ऑनरेरियम टाइप का। तो ये समस्या जो 100 साल पहले थी वो आज भी यूँ की त्यों ही है। तो लेपर्ड के बारे में अगर मेरे से आप पूछो तो मैं कहूँगा कि जानवर तो बहुत सुंदर है, पर समय का मारा है जी। अभी रिसेंटली तपोवन में भी 2 बार ऐसा केसेस देखा गया कि जहाँ पे लेपर्ड आया और उसने डॉग और ह्यूमंस पे अटैक किया। ओके जी। और फिर भी वन विभाग की टीम वहाँ पे एक जाल नहीं रख सकी और उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई जनाब। तो देखिए, जो वन विभाग है हम उसको सिरे से विलन बना देते हैं। वन विभाग यहाँ के लोगों जैसा ही है। आप जानते हैं उत्तराखंड के लोग लेड बैक हैं, काम करने का मन होगा तो किया जाएगा, नहीं होगा तो सुस्ताया जाएगा। अधिकतर यही चल रहा है। औरतें काम करती हैं बहुत अच्छा बढ़िया करके, जो मर्द प्रधान समाज उसमें इतना ज़्यादा काम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नहीं होता। तो उसी तरह से जो चलन है ना बहुत पहले का, मैं जब यूनिवर्सिटी में आया था तो हमसे कहा जाता था परसों आना बुला, तो मैं 2 दिन बाद चला जाता था कि सर वो आपने परसों बोला था परसों आना, तो परसों बोला था बोल परसों आना। तो मेरे को कुछ महीने बाद समझ आया कि परसों का मतलब है अनसर्टन टाइम, मतलब जब मन करेगा हम खुद बुला लेंगे, आ जाना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोई देखिए अलग नहीं है, वो भी इन लोगों से बना हुआ डिपार्टमेंट, यहीं के लोकल लोगों से है। रिसोर्सेज के नाम पे उनके पास फंड नहीं होता है, और चीज़ें जो करने वाली होती हैं वो लोग उतना उसको अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनके करने की मंशा नहीं है, या उनके करने की इच्छा नहीं है, या वो चाहते नहीं कि जितनी नूरा कुश्ती वन विभाग की होती है ना बरसात के अंदर, और बरसात से पहले जैसे ही शुरू होता है, बेचारे अपने उनकी एड़ी नीचे नहीं लगती, इतना काम होता है। और मैन पावर की वैसी कमी है। आप कहें जाल लगाना, लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल कहीं कारगर नहीं है। आप कहें पिंजरा लगाना, वो पिंजरा एक पिंजरा है, आप टेरन देखा आपने कैसा है, कितना ज़्यादा है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ों को आप इस तरह से जैसे पेपर रोल करके, मान लीजिए मैंने इसको सिलबट बना के रख लिया अपने हाथ में, इस तरह से होते हैं पहाड़। इनको जब खोला जाएगा ना तो इनका लैंड एरिया देखिए कितना बड़ा हो जाता है, कितने बड़े एरिया में फैलता है। तो हम कंपेयर करते हैं कि प्लेन्स के लोग कैसे काम कर रहे हैं, पहाड़ के लोग भी शायद उसी तीव्र गति से काम करें, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैन पावर की कमी है। और क्योंकि जो असल फंड है वो तो किसी पता नहीं किसकी पॉकेट में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो लोग क्वेश्चन तो ये उठा रहे हैं कि भाई लेपर्ड आया है, उसने कुछ मारा है, तो आपने पिंजरा क्यों नहीं लगाया। बट एट द सेम टाइम वही लोग हैं जो फालतू में अफ्रीका से लाए हुए चीता का जश्न मना रहे हैं। वो क्यों सरकार से सवाल नहीं करते कि जो आपने 300-400 करोड़ वहाँ खर्च किया है एक बिल्कुल बकवास प्रोजेक्ट में, वो पैसा आप इन रेंजेस में इन जगहों पे क्यों नहीं देते ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट खरीदें, क्यों नहीं दिया जाता? कभी ये लोग सवाल नहीं करेंगे। और क्योंकि आप मीडिया से हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपके थ्रू ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर वो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको इतना मैथ समझ नहीं आता है, वाइल्ड लाइफ का फंड दुनिया में ना अगर एक पाई चार्ट होता है, जैसे कि कितना फंड किधर जाता है, जीडीपी का कितना पार्ट किसको जो है आवंटित होता है, उसमें ना जो नेचर कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो पार्ट है ना वो दिखाई भी नहीं देता। इतना प्रतिशत जो है केक का इतना हिस्सा
जाएगा डिफेंस को, अधिकतर 50 के आसपास, और कुछ जाएगा 20-30% खेती बाड़ी को, बाकी जाएगा इंडस्ट्री को, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ इधर, और जो कंजर्वेशन के नाम पे फ़ंड देना है सरकारों ने अपने जीडीपी से, वो दिखाई भी नहीं देता उस पाई चार्ट में। और ये खाली यहाँ की समस्या नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उसको जूम करेंगे तो वो पॉइंट कुछ % जो है जीडीपी का हिस्सा जो इन कंजर्वेशन एफर्ट्स में जाता है। तो लोगों को सवाल यहाँ करना चाहिए, और ये वही सरकार है जो ऑलरेडी कम जो अलॉट पैसा है उसमें से पैसा निकाल के बिना मतलब के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ लगाती हैं, और लोग उस पर ताली बजाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को लेपर्ड खाता है तो मुझे कभी कभी बुरा नहीं लगता। माफ़ कीजिए, मेरे थोड़े वर्ड जो हैं वो सख्त हो सकते हैं, बहुत लोगों को बुरे लग सकते हैं, मैं क्षमा याचक हूँ, परंतु ये मेरी शायद पीड़ा है ये कि आप कंप्लेंट तो करते हैं पर सही जगह नहीं करते। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ लोगों को डिमांड करनी है ना, लोगों को यहाँ मांगना ही नहीं आता, और किससे मांगना है वो भी नहीं पता अधिकतर लोगों को। मुझे लगता है कि हमारे पे जो बेसिक एजुकेशन है उसकी कमी है, तो इसी वजह से किससे मांगना है, किससे सवाल करना है, वो कई बार लोगों को नहीं आ पाता, तो इस वजह से वो मिसलीड हो पाते हैं। और बेसिक एजुकेशन की कमी क्यों है? आप मुझे ये बताइए, बेसिक एजुकेशन की कमी कहाँ है? स्कूल नहीं है क्या हमारे यहाँ पे? कॉलेजेस नहीं है क्या? लोग जो मैं ऐसा नहीं कि अगर आप कहें कि जिसको एजुकेशन, देखिए 2 तरह की चीज़ें, हम लिटरेसी रेट को हम एजुकेशन मान के बैठ गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही है। हमें लगता है कि अगर आपको अंगूठे की जगह सिग्नेचर करना आ गया तो आप पढ़े लिखे हो गए हैं। आप सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, आप एजुकेटेड नहीं हो गए हैं, और यही बड़ी समस्या है। लोग ज़्यादातर मुझे मूर्ख वो दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्रियां करके बैठे हैं, स्कूल जाने वाला या कुछ ऐसा। स्कूलों में करिकुलम के नाम पे एनवायरनमेंट एजुकेशन को आज तक बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता, और अगर जो समाज शास्त्र है वो लोग पढ़ते भी हैं तो उसको रट्टा लगाया जाता है। हिंदुस्तान के इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये होती है व्यवस्था, ये होती है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है डीएम के ऊपर कौन होता है, एसडीएम कौन होता है, डीसी कौन होता है, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको ब्रेड एंड बटर के जो चक्कर में फंसाया जाता है तो लोग समझ भी नहीं पाते। तो एजुकेशन की कमी एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा, मैं अब जान पा रहा हूँ ये बात करने के बाद कि लिटरेसी रेट तो ठीक है हमारा, वो भी इतना अच्छा नहीं है, पर एजुकेशन तो मुझे लगता है कि बिल्कुल दिन ब दिन उसका स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। जी। और आपका एनजीओ भी आप चलाते हैं, उसके बारे में हमें बताइए, और वो क्या काम करता है और किस फील्ड में वो किस जगह पे वो काम करता है, और इस एनजीओ के माध्यम से आप समाज को क्या प्रारूप देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं जिस एनजीओ के साथ अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ उसका नाम है समग्र उन्नयन फाउंडेशन, और ये चंडीगढ़ बेस्ड एक संस्था है। करीबन 1-1.5 साल से ये लोग कार्यरत हैं, और इन लोगों का अधिकतर काम जो है समाज सुधार के कामों में है। उसमें एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन है, और सोशल वेलफेयर के काम हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के काम हैं। मैंने इनको अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। मेरा जो इसमें काम है वो जो भी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट एजुकेशन को, जिस एजुकेशन की अभी हमने बात करी कि उसकी कमी है, उसको जो पूरा करना है। इंडिया के अंदर क्या है कि लिटरेट किए जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ाई जा रही है हर तरफ थियोरेटिकल। अब देहरादून के अंदर जाइए, पत्थर उठाइए, उसके नीचे कॉलेज है, पर उनके बच्चों का अगर सर खोल के देखें अंदर कुछ नहीं है। अपनी क्लास का पढ़ा हुआ नहीं उनको आता, पूछो प्रैक्टिकल कहाँ किया है तो उनको नहीं समझ आता। तो थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ है नहीं। तो मेरा पिछले करीबन 10 साल से यही चला आ रहा है कि मैं खुद सीखा हूँ इतने सालों से, मैं ये नई जनरेशन्स को वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता जाऊँ, ताकि जब ये लोग अपनी डिग्रीज़ पूरी करें एनवायरनमेंट की और या अपने कॉलेज में हैं, तो पहले तो वो लोगों के लिए काम करना है, उनको प्रेरित करना है जो अभी स्कूल में हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एज ए करियर सोचें। मैं तो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा कोई मेंटर नहीं था उस समय, बताने वाला नहीं था। मेरे तो पैर इस तरफ आ गए, पर सब इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं होते या इतने ज़्यादा उनको मौके नहीं मिलते, तो लोग उसी 24/7 के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिसमें आप लोग अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं।
तो मेरा मानना ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में लाएं, तो वो स्कूल लेवल पे अगर उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। धरती को ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट चाहिए। मैं बड़े ऐड कर देता हूँ। दूसरा जो पॉइंट था वो ये है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दूँ। और हम ऑलरेडी मतलब मैं सिंगल हैंडेडली बताऊँ तो पिछले 8-10 साल में मैंने करीबन 200 लोगों को जो है इन्वायरमेंटलिस्ट बना दिया, और जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मेडागास्कर से लेके वहाँ से लेके ये लोग पेरू के फॉरेस्ट में, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी लोग काम कर रहे हैं। अक्सर देखा गया हम जानते हैं कि हम एक शब्द बोल रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, बट अगर इसको बड़ा ही सिंपल फॉर्म में साधारण भाषा में देखा है कि एनवायरमेंटलिस्ट कौन होता है, वो क्या करता है, इसके बारे में आप थोड़ा ज्ञान दीजिए तो दर्शक लोग समझ पाएँ कि एनवायरमेंटलिस्ट क्या है। एनवायरमेंट क्या केवल जंगल ज़मीन को देखता है या उसका क्या प्रारूप है समाज के लिए? देखिए, एनवायरमेंटलिस्ट बड़ा अच्छा सवाल है ये। लोगों को लगता है कि पर्यावरण शास्त्री वो है, पर्यावरणविद वो आदमी है जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है एनवायरनमेंट के बारे में। परंतु एनवायरमेंटलिस्ट वो है जो थोड़ा सा भी दुख या कंसर्न रखे अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कितना होना चाहिए, कहीं पे पेड़ कट रहे हैं तो क्या वजह है, लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, किस किस्म के पौधे लग रहे हैं, पहले कैसे होते थे, अब कैसे हैं। तो ये जो पर्यावरण की जो शैली है या जो इसकी शिक्षा है हमारी दादी नानी से शुरू हो जाती है। जब वो हमें बचपन में बताती हैं या हमारे पिताजी जब बताते हैं। आजकल के जैसे मेरी जनरेशन के लोग हैं जिनके बच्चे अभी 15 साल के, 10 साल के, 20 साल के हो चुके हैं, वो लोग अपने बच्चों को बताते हैं कभी कि हम जब छोटे थे तो हम शहतूत खाया करते थे, छोटे आम, गुल्लर के फल और ये सब चीज़ें जो थे हम खाते थे, भेड़ के जो फूल थे वो फ्रूट थे वो खाते थे, और काफल हो गया। तो जब ये बातें जब अपनी जनरेशन को आप बताते हैं तो आप उनको एनवायरनमेंट के प्रति चौकस या उनको आप बता रहे होते हैं कि बेटा ऐसा फल भी होता था, आजकल नहीं है। तो बच्चा सोचता है कि भाई ये क्या चीज़ है। तब वहाँ से रूट शुरू होती है एनवायरनमेंटलिस्ट की। आपने उसको एक प्रो एनवायरनमेंट बिहेवियर आपने दे दिया कि वो पर्यावरण के बारे में सोचे। तो आगे चल के जो इसको करियर के तौर पे परस्यू करेगा, जिसके अंदर जाके चाहे वो बीएससी करे, चाहे बीए करे, चाहे मास्टर्स करे, चाहे पीएचडीज़ करे, फिर उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट मेरे हिसाब से वो आदमी है जो पर्यावरण के मैकेनिज़्म को जानता है, उसको समझता है और इतनी हिम्मत रखता है कि उसमें हो रहे सही गलत का वो संज्ञान ले सके या उसके बारे में बात कर सके। और स्वामी मनमंथानंद जी का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव रहा? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में। क्योंकि आपने बोला कि आप एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और स्वामी मनमंथानंद जी भी एक एक्टिविस्ट रहे हैं अपने ज़माने के, और उन्हीं की ये देन है कि लोग आज एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी को जानते हैं। मेरे लिए मतलब मैं इसको कहूँगा कि मेरे लिए शर्म की बात है कि मुझे इसके बारे में नहीं नॉलेज थी। मुझे इतना ही पता था कि हमारे एक ऑडिटोरियम है, वहाँ उनका नाम है स्वामी मनमंथन ऑडिटोरियम, परंतु मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं। तो मैं जाके ज़रूर पढ़ूँगा। मेरी ये गलती है, मैं इसको धन्यवाद आपने मुझे ये पॉइंट अवगत करा से। जी। और जैसे अगर कभी उत्तराखंड के फॉरेस्ट के बारे में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में समझाया जाए तो किस तरीके से वो समझा जाए? क्योंकि जनरली लोग फॉरेस्ट के बारे में जब जानना चाहते हैं बोलते हैं ये फॉरेस्ट गार्ड है या फॉरेस्ट रेंजर है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस किस इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, तो लोगों को समझ आ पाए कि हाँ जब कभी कोई घटना हो तो हमें किससे बातचीत करनी है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, तो वो अवेयरनेस शायद से काम आए। जो आपका सवाल अगर मैं ठीक से समझ पाया हूँ कि आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पद हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तीन या कई तरह से भर्ती होती है। मुख्यतः उसमें एक तो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से जो आते हैं, जो सीधा DFO बनते हैं और उसके बाद वहीं से फिर बड़े रैंक तक जाते हैं PCCF तक जाके, या फिर उसके बाद जो सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं डिपार्टमेंट के, जो एनवायरनमेंट दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ तक रिटायरमेंट होती है। दूसरा जो एक है वो आपका है स्टेट जो सिलेक्शंस होते हैं, उसमें SDOs जो हैं वो सीधे भर्ती किए जाते हैं।
और जो देन उसके जो नीचे हैं वो है रेंज ऑफिसर लेवल पे जो भर्ती होती है। फिर उसके अलावा जो नॉर्मल भर्ती है जो फॉरेस्ट गार्ड्स की है उनकी भर्ती होती रहती है। तो फॉरेस्ट गार्ड जो है वो जो पक्के पद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसमें वो पहले ही शायद वो पहला स्टेप है फॉरेस्ट गार्ड का। तो वन चौकीदार या फॉरेस्ट गार्ड उसको जिनको कहा जाता है। उसके बाद आदमी कई लोग पदोन्नति करते करते एसडीओ तक रिटायर होते हैं। और जब भी कभी और हर एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये पद जो हैं वो एरिया के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। जो बीट गार्ड है फॉरेस्ट गार्ड से बड़ा होता है। बीट गार्ड के पास एक पूरी बीट होती है। उस बीट में कई सारे जो प्लॉट्स हैं, कुछ 2 गांव 3 गांव का एरिया 4 गांव का एरिया होता है। फिर उसके बाद जो आपके पास रेंजर है उसके पास कुछ बीटें मिला के एक रेंज बनती है। फिर कुछ रेंज मिला के एक डिवीज़न बनती है जो एसडीओ और उसके ऊपर डीएफओ के पास होती है। फिर कुछ डीएफओस को मिला के एक सीसीएफ बनता है, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। वो जैसे महामुनि की रेती में बैठते हैं, यहाँ है उनका ऑफिस, तो वो कुछ डीएफओस के उनके अंडर होते हैं, 2-3 जो भी होंगे। तो यहाँ तक ऐसे करते करते फिर वो पीसीसीएफ यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक वो पहुँचते हैं। आप उत्तराखंड में जैसा हमने बचपन में पढ़ा है कि चीड़ अच्छा नहीं है पेड़, और बांज का पेड़ काफ़ी अच्छा है उत्तराखंड के लिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आजकल जैसे अभी एक कंपनी है जिसका नाम मैंने सुना, आयुर ब्यूटी, जड़ी ब्यूटी, तो वो चीड़ के पेड़ से सिरम निकाल के उसने प्रोडक्ट बनाया है अपने लिए। तो वो बोल रहे हैं कि चीड़ का पेड़ फलदायी है। और जब हम एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ जाते हैं तो वो बोलते हैं चीड़ होना नहीं चाहिए था, यहाँ बांज के पेड़ लगने चाहिए थे, ये सबसे बेस्ट है उत्तराखंड के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, पर्यावरण प्रेमी अगर कोई भी है तो वो सभी पेड़ों को अच्छा मानेगा। पेड़ कोई ख़राब नहीं होता या कोई सही नहीं होता, ये धारणा पहली तो गलत है। पेड़ कहाँ लगा है इसे मैटर करता है। अब चीड़ का पौधा अगर बीच में बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए लगाया जाए तो ठीक है। बहुत अधिकतर जो मात्रा में जो लगाए जाते हैं चीड़ के पौधे वो गलत है, क्योंकि पहले बात तो इसके ये जो जंगल है उसको मोनोटोनस कर देता है, मोनोकल्चर। चीड़ के पौधे के नीचे बहुत सारा कुछ होता ही नहीं है। जिसका जो पिरुल है, जो इसका जो पत्ता है, उसमें काफ़ी ऑयल कंटेंट होता है, सूख जल्दी जाता है तो आग जल्दी पकड़ता है। चीड़ की लकड़ी बहुत जल्दी आग पकड़ती है क्योंकि अगेन ऑयल जो है वो रिच वुड है इसकी। देन इससे बायो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, इससे बहुत चीज़ें, बिरोज़ा निकलता है कई जगह, उससे हमारे घर में यूज़ होने वाली फ़िनाइल तक उससे बनती है। और लाख और कई सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं, जो चीड़ के पौधे की से ही द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस तरह चीड़ का पौधा बेकार तो नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा है। रही बात बांज की, बांज का फॉरेस्ट जो है वो आप एक आख ही पेड़ नहीं है कि आप उसको लगा देंगे और वो हो जाएगा। बांज के पौधे को लगाने के लिए उसको समय लगता है उगने में, और उसको कह लिए इनिशियल डेज़ में उसको थोड़ी सी केयर भी चाहिए और जो लगाने के लिए, और वो हर जगह हर एक के बस का नहीं है। बांज के जंगल एक बार जब हो जाता है तो फिर वो कई सालों तक रहता है, वो पानी रिटेन करता है, वो एक बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है वो जंगल। और उसके अंदर उसको पंछी भी पसंद करते हैं, उसको जानवर भी पसंद करते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। खाली बांज नहीं है, बुरांस है, फिर आपके पुराने जो फलदार झाड़ियाँ पौधे वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक जो लोग जो पॉइंट देते हैं वो ज़्यादातर तो यही होता है कि चीड़ के पौधे ने बाकी इन सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म किया है, पर एक आधा चीड़ का पौधा ऐसा नहीं करता। अगर आप इसको एक बहुत एरिया में ओवर ग्रोइंग करेंगे या ओवर प्लांटेशन करेंगे तो उससे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और अभी उत्तराखंड के जंगलों में या कहीं भी पूरी दुनिया में जो आग लगती है जंगलों में, उसका बड़ा कारण जो है वो चीड़ के पौधों को माना गया है जी। और जैसे हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हुए, हेमंती नंदन भोगना भी रहे और सुंदरलाल भोगना भी रहे, तो इनकी जीवनी का आपकी लाइफ में और एजुकेशन में क्या प्रभाव रहा और कहाँ तक आप इनको देखते हैं? और जैसे चिपको आंदोलन रहा, उसका किस तरीके से आपके लाइफ में प्रभाव पड़ा? हमें एमएससी के, जब मैं पहली बार एमएससी के लिए आया था उत्तराखंड में, तो तभी मुझे पता चला कि मास्टर्स में कि एक चिपको आंदोलन हुआ है, और उसमें सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जैसे बड़े नाम थे, और चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम सुना मैंने उसी ईरा में।
पॉलिटिशियन बहुगुणा जी के बारे में सुना, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। तो इनकी जीवनी को मैंने बहुत विस्तार में नहीं पढ़ा, पर मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत। और सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी से तो मैं मिला भी हूँ कई बार। गौरा देवी के बारे में जान के, उनके बारे में पढ़ के मुझे पता चला कि पहाड़ की जो औरतें हैं वो कितनी दृढ़ निश्चय की होती हैं, और औरतें जो हैं पहाड़ की वो कितनी बड़ी प्रो एनवायरमेंटलिस्ट होती हैं अगर उनको वो अपने पे आ जाएँ तो उस चीज़ से मुझे एक चीज़ की प्रेरणा तो मिली कि कभी मुझे एनवायरनमेंट के प्रति या पहाड़ के प्रति किसी बहुत बड़े इशू को उठाना है ना, तो पहाड़ की औरतों को अपनी तरफ कर लो, या उनको अगर बात समझ में आ गई पहाड़ की औरतों को, तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो सकता है। चाहे आपने एग्जांपल देखी होगी, शराब के ठेके टूटना हुआ, ऋषिकेश में जो ठेके कई जगह एक दो थे वो बंद करवा दिए गए थे गाँव के बाहर, और वो औरतों ने ही करवाए। पहाड़ की औरतें मेरे सामने मैंने देखा डीएफओ को कॉलर से पकड़ लेती हैं, कभी किसी डीएम तक को डंडा लेके पड़ जाती है, वो कुदाल लेके केसेस में मैंने देखा। जब वो अपने पे आती है तो कितनी ज़्यादा वो रोबस्ट तरीके से पेश आती हैं। तो ये मुझे गौरा देवी के बारे में पढ़ने से पता चला। और सुंदरलाल बहुगुणा जी और ये सब लोगों की जीवनी से एक चीज़ की प्रेरणा मिलती है कि कहीं भी रहते हों आप, कितने भी एजुकेटेड हों, किस तरह के भी माहौल में आप हों, हमेशा एक आपके पास स्कोप होता है कि आप अपने आसपास के पर्यावरण के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए खड़े हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके बाकी कामों को ये अवरोध पैदा करेगा। इसमें भी मुझे एनवायरनमेंटिस्ट बनने का देखा जाए तो प्रेरणा ही उनसे मिलती है। अगर देखूं कि हम ये काम करके भी आप अपनी जीवनी चला सकते हैं और नाम कमा सकते हैं और एक अच्छा कार्य करने वाले आदमी के तौर पे याद रखे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और लास्ट में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे जोशीमठ के लिए? जोशीमठ 2 शब्द में अगर बोलूं, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे इस पर कुछ मुझे लगता है बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि हिंदुओं का इतना बड़ा मठ, इतना पवित्र स्थान, सर्दियों का बद्रीनाथ, उसके संहार या उसके विनाश, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो इसका पाप कौन सा राजनेता या कौन सा बिल्डर या वो लोग जो विकास चिल्ला रहे थे, इनमें से कौन सी पार्टी है, स्टेक होल्डर है जो इसका पाप अपने सर पे लेगा? क्योंकि हर तरफ मंदिरों की बात होती है, धर्म की बात होती है, और ये आयरनी है, दुखद है, ये एक और बड़ी विडंबना है कि ये कितने बड़े हिंदू मठ का संहार उस एरा में हुआ जब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व चिल्लाया जा रहा था। तो ये मेरा सवाल है, इसका पाप का कौन अपने सर पे इल्ज़ाम लेगा? जी। तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हाँ, जब रोम जल रहा था तो नीरो अपने बर्थडे पे बाहर के शेर छोड़ रहा था। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील कुमार जी, एनवायरमेंटलिस्ट, जिनकी एजुकेशन हमारे उत्तराखंड से हुई, और ऋषिकेश में इन्होंने अपने विचार रखे, जिस ऋषिकेश को हम द्वार भी बोलते हैं गढ़वाल का। यहीं से लोग हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और निर्वाण की यात्रा को चलते हैं। ये थी कहानी विकास और जल जंगल ज़मीन की, सुनील जी के साथ। देखते रहिए ऋषिकेश राइटिंग, और जब आप लोग हमें देखते हैं, चाहते हैं, तो सपोर्ट भी कीजिए। नमस्कार। हमारा एक एनवायरनमेंट पॉडकास्ट है, तो मैं अभी तक कभी कहीं पे इसकी वो एडवर्टाइज़ नहीं करी। हमारा एक इंडो अमेरिकन एनवायरनमेंट पॉडकास्ट सीरीज़ है, उसका सीज़न 1 ऑलमोस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। सीज़न 2 जो है वो इंडो अमेरिकन सीज़न होगा एनवायरनमेंट पॉडकास्ट। उसमें हम हिंदुस्तान और अमेरिकन जो पूरा महाद्वीप है, उन दोनों के बारे में, उनकी वन्य जीवों की
या उनकी जलवायु की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में आया फ्लड, हिमाचल में आया फ्लड, पंजाब में आया फ्लड, क्लाउड बस्ट, कनाडा, अमेरिका के फॉरेस्ट में लगी आग, इन सब को हमने इसी साल फरवरी में प्रेडिक्ट कर दिया था और हमारे पॉडकास्ट पे अवेलेबल है। ये सारी घटनाएं इस साल हुई हैं, तो आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। पंजाबी में है ये, और अगला जो सीज़न होगा हमारा वो अंग्रेज़ी में आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।